हेलो माय इंटेलिजेंट बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो और अपना पढ़ाई जो है ना बहुत अच्छे से कर रहे हो। आज हम अपना जो बीएसटी का सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है इसे शुरू करने वाले हैं। आपको लेआउट थोड़ा अलग लग रहा है बिकॉज जितने भी थ्योरी पोर्शंस है फिर जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट है ना उसे अच्छे से प्रॉपर वे से समझाना और अच्छे से डेफिनेशन देना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में नहीं हो पाता था। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से जितना भी थ्योरी पोर्शन होगा वो मैं आराम से अपने पीसी में कराऊंगा और जितना भी प्रैक्टिकल होगा जो कि कर्व डाटा वगैरह वो सब मैं अपने बोर्ड्स में कराऊंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से आज का जो वीडियो है ना वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या है। सो आप जो सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ोगे ना ये बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा रियल लाइफ का। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब चीजें हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, दिमाग को एकदम खोल के बैठना और देखना कि क्या क्या सब चीजें इसके अंदर होती है। ओके, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, अब भैया बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? ठीक है, देखो आपको एग्जांपल बताता हूं। आपको धंधा करना है, आपको बिजनेस करना है। अब जब आप बिजनेस करोगे तो आपको बिजनेस में पैसा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? पैसा। अब पैसे का मतलब ही होता है फाइनेंस। तो ये जो बिजनेस फाइनेंस जो वर्ड है ना इसका मतलब है कि वो पैसा जो हमारे बिजनेस में लगने वाला है। ठीक है, वो पैसा जो हम अपने बिजनेस में लगाने वाले हैं। अब उसका सोर्स क्या हो सकता है? ठीक है, जो पैसा अपने बिजनेस में लगाते हो उसका सोर्स क्या हो सकता है? एग्जांपल, आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने घर से पैसा लगा रहे हो, अपना सेविंग पैसा लगा रहे हो तो वो एक सोर्स हो सकता है। आप बाहर से लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो तो वो एक सोर्स हो सकता है। आपने क्या बोलते हैं अपने कंपनी के इशू किए, शेयर इशू किए, वो एक सोर्स हो सकता है। आपने किसी से बोरो किया, वो एक सोर्स हो सकता है। तो बेसिकली आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कहां से ला रहे हो, वो बेसिकली हमारा चैप्टर है कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, देखेंगे कि जो पैसा है वो कहां से आ रहा है। ठीक है, चलो अब बेसिकली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है। सबसे पहले इतना जान लो कि जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है ना बेटा, इसको हम अपना लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है इसका लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। भैया ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज बेटा सीधी बात है ना कि जो पैसा है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और पैसा अगर नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो जैसे हमारे बॉडी में खून काफी इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारे बिजनेस में पैसा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए बोला जाता है कि जो पैसा है ना उसको हम लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रखा है, बिजनेस फाइनेंस रिप्रेजेंट द मनी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? पैसा होता है एंड द कैपिटल रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ऑपरेट एंड ग्रो अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, हमारे जो बिजनेस फाइनेंस है इसका मतलब होता है वो पैसा जो कि बिजनेस में लगता है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे बिजनेस को और भी एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, इट एनकम्पास ऑल द फंड नीडेड फॉर परचेजिंग एसेंशियल एसेट्स, मैनेजिंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस एंड एंश्योर स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग। इसका मतलब है कि जो बिजनेस फाइनेंस है ये बेसिकली ऐसी चीज है जो कि हमारे चीजों को खरीदने में हेल्प करती है, जो कि हमारे एसेट्स को खरीदने में हेल्प करती है, जो कि हमारे ऑपरेशन को मैनेज करने में हेल्प करती है और अपना डे टू डे ऑपरेशन जो है ना उसको रन कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस काफी इंपॉर्टेंट है और अगर वो नहीं होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है जी बेटा, चलो उसके बाद देखो क्या बोल रखा है, व्हाई डू बिजनेस नीड फाइनेंस। ठीक है, देखो आपने ये तो समझ लिया कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, वो पैसा जो कि बिजनेस में लगता है, वो पैसा जो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो बिजनेस फाइनेंस है ये इंपॉर्टेंट है क्यों? अगर पैसा नहीं होता तो क्या धंधा नहीं होता? अरे भाई कैसे होगा? देखो क्या लिखा है, सबसे पहले व्हाई डू बिजनेस नीड फाइनेंस। ठीक है, ये जो हमारे पास पैसा है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल, तीसरा है एक्सपेंशन एंड रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल। ठीक है, आप इसको ढंग से समझो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कोई भी लैंड खरीद पाओगे जिसपे आप फैक्ट्री डालोगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप उस जमीन पर फैक्ट्री डाल पाओगे जिसपे काम करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो फैक्ट्री में जो मशीन इस्तेमाल करनी है वो मशीन से आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो बेसिकली जो पैसा है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताऊंगा सब कुछ क्लियर करूंगा। दूसरा, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप जो मशीन खरीदोगे उसको चलाने के लिए जो डीजल चाहिए वो पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी खाएगी, बिजली खाएगी, वो बिजली का पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा जो पैसा है वो हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा मानते हैं कि अगर आपका पैसा ना हो तो अगर आपको सडनली कोई रिस्क आ गया,
रिस्क आ जाए या फिर कुछ भी दिक्कत आ जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो आपके पास अगर पैसा नहीं होगा आप उसको मैनेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप उसको कर पाओगे ग्रो? नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो पैसा है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए बोल रखा है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में पैसा जो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों है वो देखते हैं। सबसे पहले बोल रखा है फिक्स्ड कैपिटल नीडेड, ठीक है। पैसा कहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले है फिक्स्ड कैपिटल नीडेड। अब यार फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, जो फिक्स्ड हो। एग्जांपल लैंड, आप जब जमीन खरीद रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जमीन आज खरीदा और फिर कल बेच दिया। तो आपने जो भी एसेट खरीदा जो फिक्स्ड हो और लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसे बोलूंगा मैं फिक्स्ड कैपिटल नीडेड। और फिक्स्ड कैपिटल को खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बात समझ आई? तो क्या बोल रखा है? एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपको जमीन खरीदनी हो, अगर आपको फैक्ट्री डालनी हो, अगर आपको मशीनरी चाहिए, तो आपको पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो आप नहीं खरीद पाओगे। बात समझे? तो हमारे फिक्स्ड कैपिटल को खरीदने के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए, और वही पैसा है बिजनेस फाइनेंस। बात समझ आई? बहुत इजी। चलो आगे। दूसरा आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो आप फिक्स खरीद रहे हो, वो एसेट जो फ्लैक्चुएट नहीं होंगे बार बार, वो एसेट जो लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहेंगे। दूसरा आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब होता है वो कैपिटल जो आपके डे टू डे ऑपरेशन में काम है। जैसे मैंने क्या बोला कि आपके पास जो मशीन है उसको चलाने के लिए डीजल चाहिए, डीजल का खर्चा। आपके पास जो मशीन है वो बिजली खाएगी, तो बिजली का जो पेमेंट करना है उसका खर्चा, ठीक है। आपकी कंपनी में साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है, तो उसका खर्चा। तो बेसिकली आप जो भी खर्चा अपने डे टू डे लाइफ में करते हो, धंधे में, ठीक है, धंधे में जो भी खर्चा आप डे टू डे में लाइफ में करते हो उसे आप बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। बात समझ आई? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब वो पैसा जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हो। बात समझ आई? देखो क्या बोल रहा है, मैनेजिंग डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, एम्प्लॉय सैलरी, यूटिलिटीज, ये सभी जो चीजें होती है वो हमारी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो कि फिक्स्ड होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे। दूसरा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल जो फिक्स नहीं है, जो चेंज होगा अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए काफी इस्तेमाल होने वाला। बात समझ आई? तीसरा क्या बेटा? तीसरा है एक्सपेंशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि वो पैसा जो आप अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए खर्चा करोगे, वो पैसा जो आप अपने इमरजेंसी फंड में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्या बोल रखा है? फंडिंग बिजनेस एक्सपेंशन इनिशिएटिव, entering new market, launching products and building reserve to handle unforeseen risk and emergencies। इसका मतलब है कि आप अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में भी डालोगे, जो फंड आपको रिस्क के टाइम पे हेल्प करेगी, या फिर कुछ पैसा आप सेव करोगे जो कि आपको अपना धंधा एक्सपेंड करने में हेल्प करेगी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अपना धंधा बढ़ा सकते हो? आप खुद बताओ कि एग्जांपल मानते हैं कि आप ना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आपकी एक क्लोथ की कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस ना बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही ज्यादा, एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपने प्रॉफिट में से इतना सा भी पैसा सेव नहीं करते। अब आपको लगा 4 साल बाद कि यार मुझे ना अपनी कंपनी ना एक्सपेंड करनी है। आपकी कंपनी कोलकाता में थी, आपने सोचा कि मुझे मेरी कंपनी बिहार में ले जाना है, ठीक है, या फिर झारखंड ले जाना है, कहीं पे भी ले जाना है, ठीक है। फिर आपने बोला कि चलो ठीक है ले जाते हैं, पैसा तो बहुत है, ले जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे, ले जाएंगे, ठीक है। आपने सेविंग खोला, देखा यार सेविंग में तो है ही नहीं, ये तो बहुत ही गलत हो गया यार, सेविंग में है ही नहीं कुछ पैसा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने सेविंग को मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप एक रिजर्व नहीं बनाओगे, रिजर्व मतलब सेविंग होता है, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है, उसको अगर मेंटेन नहीं करोगे तो होगा क्या? हमारा जो कंपनी है वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो सीधी बात है कि आपको अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपने कंपनी के रिस्क को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचाना जरूरी है। और वही बोला है कि हमारा अगर कंपनी कुछ न्यू चीज लॉन्च करना चाहे, या फिर कंपनी कोई अगर जगह पे अपना कंपनी एक्सपेंड करना चाहे, या फिर रिस्क को मैनेज करना चाहे, उस टाइम पे हमारा पैसा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दैट्स व्हाई बिजनेस रिक्वायर फाइनेंस। बात समझ आए? एक बिजनेस को फाइनेंस क्यों चाहिए? पहली बात तो फिक्स कैपिटल खरीदने के लिए चाहिए,
दूसरा वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए चाहिए, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन के लिए चाहिए। बात समझिए। अब हमारे पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारा जो पैसा है वो कैसे हम क्लासिफाई करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस बाय टाइम पीरियड। दूसरा टॉपिक है नीचे इसके क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप। तीसरा इसके ठीक नीचे ही है क्लासिफिकेशन बाय सोर्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये हमारे पास 3 टॉपिक है और तीनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके समझाऊंगा, बहुत ही क्लियर समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से समझ आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं टाइम पीरियड में। ठीक है, क्या बोला है, बिजनेस फाइनेंस सोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन फॉर विच द फंड आर रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल। मतलब आप जो पैसा ले रहे हो वो कितने टाइम तक ले रहे हो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म, देन आता है हमारे पास मीडियम टर्म, देन आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर, 1 साल के बीच में, चाहे 12 महीने हो, 11 महीने हो, 10 महीने हो, 1 साल के बीच में, दैट इज शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म 1 से 5 साल के बीच में, ठीक है, 1 to 5 ईयर्स के बीच में मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में कौन कौन सा पैसा होता है जो हम लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के बीच में 11 महीने, 10 महीने, 12 महीने, इस शॉर्ट टर्म में हम कौन सा पैसा कहां से ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या, कि धंधा कर रहे हो लेकिन उधार में कर रहे हो, उधारी में कर रहे हो। क्रेडिट मतलब उधारी, तो ट्रेड क्रेडिट मतलब होता है कि जब धंधा कर रहे हो तब उधारी में कर रहे हो। इसके एग्जांपल ले लो कि आपका वही कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, और टेक्सटाइल कंपनी में ना आपको थोड़े बहुत पैसे की दिक्कत आई। ठीक है, अब आपका जो सप्लायर है जो आपको रॉ मटेरियल देता है उसको आपने बोला कि भाई देख यार थोड़ी बहुत दिक्कत है, तू मुझे इस महीने का माल दे दे, मैं तुझे कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, पैसे जो है पे कर दूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या, आप एक बिजनेस ओनर हो, ये है सप्लायर। ठीक है, आपने सप्लायर से कहा कि भाई मुझे थोड़ा पैसा दे, मुझे रॉ मटेरियल दे दे, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है, और ये जो बाद में है कब दोगे, विद इन 1 ईयर दोगे। तो सीधी बात है कि जब आपका पैसा ना हो तो आप सप्लायर से ट्रेड तो करोगे लेकिन क्रेडिट में करोगे, उधारी में करोगे। ठीक है, कि भाई अभी माल दे दे, मैं पैसा बाद में दे दूंगा। ठीक है, इसमें जो धंधा किया वो किसमें किया, उधारी में किया। बात समझ आई, जिसे हम बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, अपने सप्लायर से उधार में माल लिया। ठीक है, दूसरा कमर्शियल पेपर्स, जिसमें क्या हम कमर्शियल पेपर में उधारी लेते हैं, उधारी मींस पैसा लेते हैं। तीसरा शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ठीक है, बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना। चौथा कैश क्रेडिट अरेंजमेंट। कैश क्रेडिट मतलब क्या होता है, किसी से भी पैसा उधार में मांगना। ठीक है, एग्जांपल आप कोई धंधा कर रहे हो और आपके पास पैसे की कमी है, तो आप किसी दोस्त के पास गए और बोला कि भाई यार मुझे पैसा दे दे, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, थोड़ा पैसा मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। ठीक है, तो आपने क्या किया, किसी और से पैसा जो है क्रेडिट में लिया, उधार में लिया। ठीक है, तो कैश क्रेडिट मतलब होता है किसी से पैसा उधार में लेना, और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, 1 साल के बीच में आप लौटा दोगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, उधार में माल लेना। कमर्शियल पेपर्स, तीसरा शॉर्ट टर्म बैंक लोन, चौथा कैश क्रेडिट। ठीक है, उधार में पैसा लेना। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट टर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मीडियम टर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 से 5 साल के बीच में क्या होता है। ठीक है, अब 1 से 5 साल में क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या, लीज मतलब होता है रेंट में लेना। ठीक है, कि आप जो पैसा ले रहे हो वो भी उधार में ले रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। ठीक है, फाइनेंस कर रहे हो। ठीक है, पेपर के साथ, पेपर वर्क के साथ पूरा फाइनेंस में ले रहे हो। ठीक है, दूसरा पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है कि जो पब्लिक है वो आपकी कंपनी में कुछ पैसे डिपॉजिट करेगी, उसके बदले आप उनको इंटरेस्ट दोगे। इसका एग्जांपल देते हैं कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपने देखा क्या शॉर्ट टर्म में नहीं चाहिए मुझे पैसा, अब मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए और मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए, तो क्या करूं, एक काम करते हैं, मैं ना पब्लिक से लेता हूं और पब्लिक को इसके बदले कुछ इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पब्लिक से, ठीक है, पैसा उठाया और उनके बदले पब्लिक को बोला कि जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर आपको 1% का इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पैसों पर आपको 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हाइपोथेटिकली एग्जांपल है। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक है, जो हमारे नॉर्मल पब्लिक है, वो आपकी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करेंगे, उसके बदले उनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और इससे होगा क्या, आपका पास पैसा भी आ जाएगा और आप अपना काम कर भी सकते हो, उनको भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। बात समझिए, होता है पब्लिक डिपॉजिट। फिर क्या होता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनसे लोन लेना। ठीक है, फोर्थ हायर परचेज फाइनेंसिंग। ठीक है, इसका मतलब वही है कि आपने जो माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो तो खरीद लिया अभी, लेकिन पैसा बाद में दोगे। ठीक है, पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। ठीक है, आपने जो एसेट्स है, अपने जो भी गुड है, जो भी आपने चीजें खरीदी है वो तो खरीद लिया, लेकिन जो पैसा है वो आप इंस्टॉलमेंट में बाद में दोगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हायर परचेज फाइनेंसिंग। बात समझ आई।
थर्ड हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है वो पैसा जो आप 5 साल से ज्यादा के लिए हायर कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी शेयर, ठीक है। स्टॉक मार्केट, आजकल के बच्चों को पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट मतलब जो कंपनी है वो अपना जो शेयर है वो इशू करवाती है, ठीक है। हम लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद कंपनी को पैसा जाता है, हमें शेयर मिल जाता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट से भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अपना पैसा लेती है और अपने स्टॉक को रेस करती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये वही तुम्हारा टेक्सटाइल की कंपनी है, तुमने सोचा कि बहुत बढ़िया यार मेरी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है लेकिन मुझे बहुत पैसा चाहिए। भैया कितना पैसा चाहिए? मुझे चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, या फिर मुझे चाहिए 1000 करोड़ रुपीस, ठीक है। मुझे चाहिए 1000 करोड़ रुपीस। अब जो 1000 करोड़ है ये बहुत ज्यादा होता है और 1000 करोड़ ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो आपने सोचा कि काम करते हैं, मेरे कंपनी में जो शेयर है ना इसको मैं रेस करता हूँ और रेस करके स्टॉक मार्केट में डालता हूँ। अब इससे होगा क्या, मैंने अपनी कंपनी के जो शेयर है वो जैसे मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा, जो लोग हैं उसको खरीदेंगे और लोगों का पैसा मेरे पास आएगा। तो धोखेधड़ी नहीं है, लाइक कि लोग अपना पैसा मुझे दे रहे और मैं अपनी कंपनी का शेयर उनको दे रहा हूं। तो ऐसे भी हम अपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को अरेंज करते हैं। डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, ठीक है, ये भी हमारी कंपनीज करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज बॉन्ड निकालती है जहां पे कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया जाता है। जो पब्लिक है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं, उस पर उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, विच इज डिवेंचर एंड बॉन्ड। ये जो सभी तुम्हारे पास टॉपिक है ना, ये आगे वाले पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी बस बेसिक जान लो और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है ये जानो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड होता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में ना जो रिटेन्ड अर्निंग है और जो इक्विटी शेयर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग एक ऐसा प्रॉफिट है जो कंपनी कमाती तो है, एक ऐसा पैसा जो कंपनी कमा तो रही है, लेकिन उस पैसे को हम डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को नहीं देंगे। इसका एग्जांपल मान लेते हैं कि एक मिनट इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। इसका एग्जांपल मानो कि मैंने बोला कि मेरी कंपनी ने एक साल में करीबन एक साल इसका एग्जांपल मान लो कि मेरी कंपनी ने 5 साल में 1000 करोड़ कमाया, ठीक है। अब 1000 करोड़ में से मैं बोलता हूं कि 100 करोड़ जो है वो मैं एज अ डिविडेंड दूंगा, ठीक है। सारे लोगों को, जितने मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनको मैं डिविडेंड दूंगा, ठीक है। बाकी का जो 900 करोड़ है ये मैं फिर से अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये जो 900 करोड़ है, ये जो 900 करोड़ आप देख रहे हो ना, यही 900 करोड़ मेरा होगा रिटेन्ड अर्निंग, वो अर्निंग जो मैं अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैं पहली बार ऐसे पीसी में पढ़ा रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा जल्दी भी बोल रहा हूँ, नर्वस भी हूँ और थोड़ा लिखने में दिक्कत हुई, बट मैं इसको इंप्रूव कर लूंगा, ठीक है। बट बेसिकली बात जो है ना वो आप ढंग से समझना कि जो रिटेन अर्निंग है उसका मतलब क्या होता है, वो पैसा जो कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में से अपने पास रखती है अपने कंपनी को ग्रो कराने के लिए। आपने 100 करोड़ रुपए, आपकी जो कंपनी 100 करोड़ रुपए है वो तो डिविडेंड दे दिया, लेकिन बाकी के जो 900 करोड़ रुपए है इसको अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए, अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए रखा। तो कंपनी का पैसा कंपनी में री इन्वेस्ट होना इसे कहते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। बात समझ आई? लास्ट होता है टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन लेना बैंक से, जो कि 5 साल से ज्यादा होता है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, ठीक है। इतने बड़े बड़े अमाउंट पे लोन लेना जो कि बैंक देती है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन में पेपर वर्क होता है और उसकी कंडीशन पे हमारी जो बैंक है वो हमें लोन देती है। बात समझ आई? तो ये हमारे पास होता है कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म एंड कुछ लॉन्ग टर्म के फाइनेंस के सोर्सेस, ठीक है। हम ऐसे ऐसे जगह पे इस तरह से हम अपना पैसा ले सकते हैं। बात समझ आई? चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप, ठीक है। इसका मतलब होता है जो पैसा है वो किसका है, ठीक है। ओनर का है या फिर किसी और का है, ठीक है। पैसा किसका है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या बोला है, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ओनरशिप में 2 तरह के फंड होते हैं। एक होता है हमारे पास ओनर्स फंड, दूसरा होता है हमारे पास बोरोड फंड, ठीक है। अब जो ओनर फंड है ये क्या होता है? ओनर्स फंड मतलब बेटा वो फंड जो कि ओनर का खुद का है। एग्जाम्पल के तौर पे वही आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है। अब टेक्सटाइल के बिजनेस में आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आपने बोला यार बढ़िया चल रहा है, धंधा एकदम मस्त 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 चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब धंधे को ना एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। धंधे को एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है। तो क्या करा जाए, एक काम करते हैं, अपनी नई कंपनी डालते हैं, अपनी नई फिर से फैक्ट्री डालते हैं, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल है उसको ज्यादा खरीदेंगे, डिजाइन पे फोकस करेंगे, R&D पे फोकस करेंगे और अपने कंपनी को और भी ज्यादा ग्रो पे ले जाएंगे, ठीक है। तो आपने सोचा कि कंपनी को एक्सपेंड करना है। अभी जो एक्सपेंडेशन है ये करोगे कैसे? पैसा चाहिए। तो अब तुम बोलोगे यार पैसा तो चाहिए, मेरे पास कुछ सेविंग है, मेरे घर पे कुछ रखा हुआ है,
मेरे पास कुछ सेविंग है, मैं उससे अपना जो कंपनी ग्रो करा लूंगा। तो ओनर्स फंड किसे बोलते हैं? ओनर्स फंड मतलब वो पैसा जो कंपनी के मालिक का खुद का है, ठीक है, ओनर का खुद का पैसा है, ठीक है। जब ओनर अपना ही पैसा खुद अपने कंपनी में रीइन्वेस्ट करेगा, फिर इन्वेस्ट करेगा, उसे हम बोलेंगे ओनर्स फंड, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्टली बाय बिजनेस ओनर एंड शेयर होल्डर इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट प्लग बैक इनटू द बिजनेस। These funds do not require repayment and give owner control। इसका मतलब है ये वो पैसा है जो कि ओनर का खुद का है, मालिक का खुद का है, और इस पैसे पे कोई भी रीपेमेंट नहीं देना। अरे कैसे रीपेमेंट दोगे? मैं खुद के ही पैसों को खुद ही पे बिजनेस लगा रहा हूं, फिर से मैं खुद को रीपेमेंट दूंगा? पागल थोड़ा हूं यार, पागल थोड़ा हूं, ठीक है, धंधा करने बैठा हूं, ठीक है। तो क्या बोला है कि ओनर्स फंड मतलब वो पैसा जो कि आपका खुद का पैसा हो और आप अपना खुद का पैसे अपने बिजनेस में खुद लगाओ। बात समझिए, इस पैसे पे किसी भी तरह का रीपेमेंट नहीं करना होता और इस पैसे पे पूरा का पूरा कंट्रोल आपका है, खुद का, आपका है, ओनर का है। बात समझिए, अगर मेरी कंपनी मेरा होगा, अगर आपकी कंपनी आपका होगा, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? बोरोड फंड। देखो नाम से ही है बोरोड फंड, जो आपने बोरो किया है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मेरी कंपनी को एक्सपेंड तो करना है, ठीक है, मेरी जो कंपनी है उसे एक्सपेंड तो करना है, लेकिन कैसे करूं? पैसे है नहीं, सारे पैसे उड़ा दिए, ठीक है, सारे पैसे मैं मर्सिडीज खरीद ली, BMW खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, सारा पैसा उड़ा दिया, पैसा तो है नहीं। एक काम करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, किसी से उधार में लेते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है। बोरो याद है ना? ये देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या था? कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, बोरो करना, याद है? फिर लोन लेना, मीडियम टर्म में लोन लेना, लॉन्ग टर्म में लोन लेना, बोरो करना, ठीक है। तो हमारे पास ये बोलते हो कि भाई हम ना काम करते हैं, पैसे को बोरो करते हैं। तो क्या बोला है? मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल लेंडर। अच्छा, लेंडर मतलब क्या होता है? लेंडर मतलब जो पैसे को दे रहा है, ठीक है। हमारे बीएसटी में दो लोग होते हैं, एक होता है लेंडर, एक होता है रिसीवर, ठीक है। लेंडर मतलब जो पैसा लेंड कर रहा है, मतलब दे रहा है। रिसीवर जो पैसे को एक्वायर मतलब ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल लेंडर, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, ठीक है। लेंडर इंक्लूडिंग डिवेंचर, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, एंड अदर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, दिस फंड मस्ट बी रीपेड। इन पैसों को रीपे करना होता है विथ इंटरेस्ट, ठीक है, पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा। आप लोग देखते हो ना कि आपके पेरेंट्स भी जब किसी से लेते हैं पैसा, बैंक से लेते हैं, एजुकेशन लोन, होम लोन या फिर EMI, उस पे देना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीड टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन पे जितना भी इंटरेस्ट लिखा होगा वो देना पड़ेगा, साथ में ये पैसा आपको रीपे करना पड़ेगा। और ये पैसा बाहर एक्सटर्नल सोर्स से आता है, बैंक से आ गया, किसी से उधारी ले ली, एक्सटर्नल ट्रेड क्रेडिट कर लिया, और यहाँ से हमारा पैसा आ जाता है। बात समझिए? चलिए, ये तो हमारे पास था ओनरशिप में। एक होता है ओनर्स फंड, खुद का पैसा, बोरोड फंड, किसी और का पैसा। बात समझिए? चलिए, लास्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन बाय सोर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो पैसा जो हमारे पास इंटरनल सोर्स आ रहा है, ठीक है, वो पैसा जो आपका एक्सटर्नल सोर्स आ रहा है। देखो अभी अपने खुद ही पढ़ा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ले जाऊं ओनरशिप में, तब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल लेंडर या फिर एक्सटर्नल सोर्स। भैया मतलब क्या है? सब बताऊंगा, बहुत क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो इंटरनल सोर्स क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। इंटरनल सोर्स मतलब वो पैसा जो मेरा खुद का है, ठीक है, मेरा खुद के घर से आ रहा है, मेरे खुद की कंपनी से आ रहा है, ठीक है, मेरा खुद का पैसा हो, इंटरनल हो। एक्सटर्नल जो पैसा बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर बैंक से आ रहा है, किसी से मैंने लोन लिया है वहां से आ रहा है, ठीक है, वो पैसा जो बाहर से आ रहा है। तो इंटरनल जो पैसा मेरा खुद का है, एक्सटर्नल जो पैसा मेरा बाहर का है। देखो क्या लिखा है, एक मिनट को मिटा देता हूँ, पूरा कवर अप कर रहा है, ठीक है। चलो क्या लिखा है कि फंड जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस थ्रू इट्स ओन ऑपरेशन एंड एक्टिविटी, दीज आर कॉल्ड इंटरनल फोर्स, ठीक है, सॉरी इंटरनल सोर्स, ठीक है, फोर्स नहीं सोर्स, ठीक है। तो क्या बोला है कि वो पैसा जो बिजनेस अपने खुद के धंधे से ले रहा है, या फिर जो इंसान है, जो ओनर है, वो अपने खुद से दे रहा है, अपने घर से दे रहा है, अपने बिजनेस से दे रहा है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल सोर्स। एग्जांपल रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है? प्रॉफिट है, कंपनी का खुद का है, उस पर कोई रीपे नहीं करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग हो जाता है। फिर सेल ऑफ एसेट्स, आपने जो भी आपके पास एसेट्स है जो पुराने हो चुके हैं उसको बेचना, उस पर भी आपने जो पैसा कमाया वो भी आपका खुद पे है, उस पर भी कोई रीपे नहीं करना पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसे रिड्यूस किया। एग्जाम्पल मान लो कि आपके पूरे साल में वर्किंग कैपिटल के पीछे 10 करोड़ जाते थे, ठीक है, आपने उसको रिड्यूस किया और आप बोला कि नहीं मैं 10 करोड़ नहीं दूंगा, मैं अभी 8 करोड़ तक अपना दूंगा, मतलब आपने 2 करोड़ क्या किया? बचा ली, ठीक है।
आपने 2 करोड़ तक अपना जो पैसा है वो बचा लिया। अब जब ये 2 करोड़ कहां पे लगाओगे, 2 करोड़ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाओगे, और ये पैसा किसका है, इंटरनल सोर्स का है। ठीक है, अपना वर्किंग कैपिटल कम किया, अपना है ना, क्या दिक्कत है। तो वर्किंग कैपिटल कम करना, अपना कम करना, इसका मतलब होता है वो भी हमारा क्या है, इंटरनल सोर्स है। ठीक है, फोर्थ क्या है, डेप्रिसिएशन फंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा फंड बोलो, रिजर्व बोलो, सेविंग बोलो, तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, फंड, सेविंग, रिजर्व, तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो क्या बोला है, यूटिलाइजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व। ठीक है, आप अपना जो सेविंग है उसे करते हो, और सेविंग करने के बाद जब भी जरूरत होती है उसे इस्तेमाल करते हो, तो वो भी क्या है, हमारे पास इंटरनल सोर्स है। ठीक है, डेप्रिसिएशन फंड मतलब ऐसा भी समझ लो कि एग्जांपल मानते हैं कि आपके पास एक मशीन है। ठीक है, और मशीन आपने खरीदी है 2025 में। ठीक है, मशीन की जो वैल्यू है आपने जो परचेज किया है वो है 1 लाख रुपए में। ठीक है, आपने मशीन खरीदा 1 लाख रुपए में। ठीक है, अब आपको पता है कि 5 साल बाद ना ये जो मशीन है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी 0। आपको पता है कि मशीन की वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आज से 5 साल बाद, मतलब 2025 से 2030 तक इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब पर ईयर इसकी वैल्यू 20,000 से कमेगी। ठीक है, पर ईयर 20,000 की वैल्यू कमेगी, और ये आपको पता है। ठीक है, आपने सोचा कि मेरी कंपनी का जो मशीन है इसकी वैल्यू 20,000 से हर साल कमने वाली है। एक काम करता हूं, मैं भी ना एक फंड अरेंज करता हूं, जिस फंड में मैं हर साल 20,000 रुपए डालूंगा। इससे होगा क्या, जब 5 साल बाद मेरी मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस टाइम पे मेरे फंड का जो वैल्यू है वो 1 लाख हो जाएगा, और उससे मैं फिर से एक नया मशीन खरीद सकता हूं अगर ये मशीन खराब हो जाए तो। बात समझे। तो डेप्रिसिएशन फंड मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन फंड मतलब वो पैसा जो आप सेव करते हो अपने डेप्रिसिएशन एसेट्स पे। ठीक है, आपकी मशीन एक डेप्रिसिएशन एसेट है, जब उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगा तो उसके डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपने अपना सेविंग को अरेंज किया था, और जब उसकी वैल्यू 0 हो गई आपके पास फिर से अपना सेविंग का 1 लाख रुपए आ गया। बात समझ आई। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन फंड मतलब होता है वो पैसा जो आप अपने डेप्रिशिएट एसेट के अकॉर्डिंग सेव करते हो। ठीक है, और उसको फिर अपने बाद में यूटिलाइज करते हो। जब अपनी मशीन खराब हो जाएगी तो मशीन खराब हो गई, कोई बात नहीं, आपके पास फिर से 1 लाख रुपए, आप फिर से मशीन को खरीदोगे। बात समझ आई। वो फंड जो अपने डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर आप क्या करते हो, सेव करते हो। ठीक है, ये हमारा इंटरनल सोर्स था, मतलब कंपनी के अंदर से चीजें आने वाली। ठीक है, बाहर से क्या है, एक्सटर्नल में क्या है, देखो बेटा, एक्सटर्नल में क्या है कि फंड रेज फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशन, वो पैसा जो मैं बाहर से एक्वायर करूंगा। ठीक है, कौन सा पैसा, बाहर से। एग्जांपल लोन, एग्जांपल ट्रेड क्रेडिट हो गया, एग्जांपल कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये जब सभी चीजें हैं ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। बोरो करना हो गया, तो हमारे पास जब भी पैसा बाहर से आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, हमने अलग अलग पार्टी से पैसा लिया है या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है। बात समझ आई। एग्जांपल इक्विटी शेयर, पब्लिक का पैसा है, मैंने शेयर दिया है, पब्लिक का पैसा है, तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया। डिवेंचर पब्लिक का पैसा है, एक्सटर्नल सोर्स। बैंक लोन बैंक का पैसा है, एक्सटर्नल सोर्स। पब्लिक डिपॉजिट वही पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक का पैसा है, इसको पब्लिक को मिलेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर में शेयर होल्डर का पैसा है, डिवेंचर में इन्वेस्टर का पैसा है, बैंक लोन में बैंक का पैसा है, पब्लिक डिपॉजिट में पब्लिक का पैसा है। तो बेसिकली जब भी हम बाहर से पैसा लेंगे और बाहर से पैसे को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स। बात समझ आई। ठीक है, तो इंटरनल जो अपनी कंपनी का खुद का पैसा है, अपने घर का पैसा है, कंपनी का पैसा है। एक्सटर्नल मतलब जो पैसा बाहर से है, लोन लिया है, ट्रेड क्रेडिट में लिया है, कैश क्रेडिट में लिया है, या फिर हमने बोरो किया। बात समझ आई। तो ये होता है हमारे पास इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो फाइनेंस है इसको हमने 3 ही कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास था टाइम पीरियड विच इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। उसके बाद क्या था हमारे पास था ओनरशिप जो कि है ओनर्स फंड, बोरोड फंड। तीसरा क्या हमारे पास, तीसरा हमारे पास है जनरेशन विच इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि आपने एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आपने पैसा लिया है इंटरनल सोर्स से, ठीक है, आपके खुद के घर से लिया है। ठीक है, तो खुद के घर से लेना मतलब क्या है, इंटरनल सोर्स, साथ में वो ओनर्स फंड होगा, साथ में वो आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि वो पैसा आपने एक्सटर्नल सोर्स बाहर से लिया है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स बाहर से लिया है, तो वैसा क्या होगा, वो पैसा होगा बोरोड फंड जो कि अपने बाहर से लिया है, एक्सटर्नल बोरोड फंड। और वो पैसा अपने कितने साल के लिए लिया है, कितने महीने के लिए है, वो डिपेंड करेगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। बात समझ आई। तो अगर आपने पैसा खुद का लगाया है
तो वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तो आप खुद डिसाइड करोगे। अगर खुद का है तो ओनर्स फंड और वो इंटरनल सोर्स। अगर बाहर से है पैसा, अगर अपने बाहर से लिया है तो वो होगा एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स, साथ में बोरोड फंड क्योंकि तुमने बोरो किया है, बोरोड फंड, साथ में तुमने कितने महीने के लिए लिया है, कितने साल के लिए लिया है, वो होगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। बात समझ आई? तो आज के लिए इतना ही बेटा। आज आपके पास जितना भी तुम्हारे पास ये जो डाटा है, ये जो आपके पास चार्ट है, इसको फटाफट देख लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है इनफ है, इसको पढ़ लो, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इसको पढ़ लोगे आराम से सारा हो जाएगा, ठीक है। इस बार इसलिए मैंने नोट्स बनाया है जिससे कि आप लोग पढ़ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना जितने भी तुम्हारे पास नोट्स है, इसको देख के जाओ। और आज के लिए हमारा पार्ट 1 यहाँ पे समाप्ति, ठीक है। नेक्स्ट डे में हम इक्विटी शेयर और जितना भी डिवेंचर वगैरह है इसको अच्छे से करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और आपको ये जो पढ़ाने का स्टाइल है, मतलब जो लेआउट है, ये कैसा लगा ये मुझे बोलना, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना, तभी मैं ऐसे करके लेआउट आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट बच्चा, कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।